हेलो फ्रेंड्स, आज के इस महामैराथन वीडियो में देखेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सभी विषय में बार बार पूछे गए लघुत्तरीय प्रश्नों को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विषय लेंगे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। लघुत्तरीय प्रश्नों को पहला प्रश्न है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। 2023 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। हेडिंग डाल करके इसमें लिखिएगा। तो इसमें दोस्तों हम चित्रों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किए हैं जिससे आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह विद्यालय में सिखाया जा रहा है, तो यह जो है औपचारिक शिक्षा है। और यह देख रहे हैं बाग बगीचों में सिखाया जा रहा है, ठीक है, शिक्षा दी जा रही है। तो यह जो है क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर जो देखेंगे तो विद्यालय में जो है निश्चित समय होता है दोस्तों सिखाने के लिए, और जो है यह जीवन पर्यंत चलता है, चाहे जब आप सीख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक विशिष्ट समयानुसार होता है। दूसरा है औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की प्रतीक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निहित वस्तुओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है। आगे है तीसरा पॉइंट, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, यह नियंत्रित तथा क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं उनके दोषों का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोजनवाद के 4 गुण हैं दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर चित्र आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी में सब मिलेगा, ठीक है दोस्तों, जो लिखा गया है सब चित्र में मिलेगा। और पहला है व्यवहारिक शिक्षा, इसमें वह बातें सिखाई जाती है जो जीवन में काम आती हैं, जैसे पैसे गिनना, पौधे लगाना या सफाई करना। दूसरा है अनुभव से सीखना, इसमें बच्चे करके सीखते हैं, जैसे कागज से नाव बनाकर तैराना या मिट्टी के खिलौने बनाना। तीसरा है बच्चा केंद्रित, इसमें बच्चों की रुचि और ज़रूरत के अनुसार पढ़ाई कराई जाती है जिससे वे आसानी से समझ सकें। चौथा है समस्या का हल, इसमें बच्चों को दिमाग से काम लेना सिखाया जाता है, जैसे गणित के सवाल हल करना या टीम बनाकर खेल खेलना। और प्रयोजनवाद के दोष क्या हैं, तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे, दोष पर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आध्यात्मिक गुणों की उपेक्षा, प्रयोजनवाद में आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि यह केवल संसार के जीवन पर ध्यान देता है। दूसरा है सत्य को परिवर्तनशील मानना, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य स्थिर नहीं होता, वह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। और आगे है प्रश्न संख्या 3, बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2023 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर देख लेते हैं, उससे पहले दोस्तों जो बुनियादी शिक्षा है, यहाँ पर देखिए बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा जो है चरखे से अपना यह जो है कोई काम कर रहा है, ठीक है, कपड़ा बुन रहा है, किसी किसी न किसी काम को यह कर रहा है, ठीक है। तो छोटे बच्चों को यह क्या करने की ज़रूरत है, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था, आइए जान लेते हैं। महात्मा गांधी प्रयोगवादी थे, प्रयोजनवादी थे। उन्होंने 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा योजना का प्रस्ताव रखा। उनका मानना था कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति को नज़रअंदाज करती है और इनका छात्रों के मन और हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें हाथ से काम करने का महत्व भी नहीं है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का संतुलन विकास होना चाहिए, तभी वह मूल्यवान होगी। आगे है प्रश्न संख्या 4, फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। 2023 और 16 में आया हुआ प्रश्न है, तो देख लेते हैं दोस्तों।
फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो आइए एक बार देखेंगे कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला है शरीर और आत्मा की मुक्ति। शिक्षा का पहला उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए उचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। और दूसरा है एकता की पहचान। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ईश्वर में स्थित सबकी एकता को पहचानना सिखाना है, जिससे वह वस्तुओं में छिपी आंतरिक एकता को समझ सके। और आगे है तीसरा सर्वांगीण विकास। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य दैवीय नियमों के अनुसार बालक का पूरा विकास करना है। फ्राबेल के अनुसार यदि बालक दैवीय शक्ति के अनुसार काम करता है तो उसकी प्रगति होती है, अन्यथा अवनति होती है। शिक्षा का कार्य इस विकास को समझना और आगे बढ़ाना है। ठीक है। सर्वांगीण विकास दोस्तों, इनमें शारीरिक, मानसिक, ठीक है, शैक्षिक, ये सभी इसमें आ जाएंगे। और आगे है प्रश्न संख्या 5। इसमें दोस्तों मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना करना है। 2022 में आया और उन्हीं प्रश्नों को घुमाया गया। मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति का उल्लेख कीजिए। 2019 में आया। मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? 2016 में पूछा गया है। फिर यह क्वेश्चन आएगा मॉन्टेसरी के ऊपर जरूर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों मॉन्टेसरी प्रणाली की विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चा है यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो स्पष्ट होता नजर आएगा। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति के 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है कामेंद्रियों की शिक्षा। इसमें बच्चों को उठना बैठना, दौड़ना, कपड़े पहनना, उतारना और चीज़ों को सही जगह पर सिखाया जाना, ठीक है, रखना सिखाया जाना, जिससे उनके शरीर का संतुलन और कामेंद्रियां विकसित होती हैं। दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों की शिक्षा में इंद्रिय अनुभव का बड़ा महत्व है। इसके लिए स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और स्वाद इंद्रियों को प्रशिक्षित करने वाले उपकरण दिए जाते हैं। तीसरा है पढ़ने, लिखने और गणित की शिक्षा। मॉन्टेसरी लिखने को पढ़ने से सरल मानती है, क्योंकि लिखने में केवल मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जबकि पढ़ने में मानसिक शक्ति भी लगती है। इसलिए बच्चों को पहले लिखना सिखाना चाहिए, फिर पढ़ना। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 6। समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। 2023 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है शिक्षा समाज की आवश्यकताओं, आदर्शों और आकांक्षाओं के अनुसार होती है। उनका उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल बनाना और समाज के अनुरूप ढालना है। शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी है। यह मानव सुसंस्कृत और उन्नत बनाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समाज की ज़रूरतों को समझकर उन्हें पूरा करता है। समाज अपने सदस्यों से परंपराओं और संस्कृति की शिक्षा की उम्मीद करता है, जिसे शिक्षा द्वारा पूरा किया जा सकता है। शिक्षा जीवन की अनिवार्य आवश्यक है, जो व्यक्ति को उन्नत बनाकर समाज को सभ्यता के उच्च स्तर तक ले जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 7। शिक्षा के सार्वभौमिकरण को परिभाषित कीजिए। 2022 और 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो जो सार्वभौमिकरण है दोस्तों, तो यहाँ पर आप पहले चित्र को देखिए, इनसे क्या समझ में आ रहा है। तो आइए अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, जैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का व्यापक अर्थ एवं संदर्भ है। इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा की किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध सुनिश्चित कराना। ठीक है, तो ये जो सार्वभौमिकरण है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि शिक्षा को जो है
निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाना, उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना है। आगे है प्रश्न संख्या 8, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या है? 2023 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर है प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां। तो क्या क्या चुनौती हैं, एक बार चित्र को देखिए, इसके बाद अब आते हैं, देखते हैं क्या क्या समस्या है। तो अपव्यय एवं अवरोधन, दूसरा है विद्यालयों की अनुपलब्धता, तीसरा है अप्रशिक्षित स्नेह विहीन अध्यापक, चौथा है उद्देश्यों की अस्पष्टता। ठीक है, ये जो लाइन है, दो दो लाइन लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह किस प्रकार बालकों के विकास में सहायक है? 2023, 21, 19 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है, उत्तर क्या होगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे दोस्तों तो स्पष्ट होगा। तो देख लेते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए लागू किया गया। इसके माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आगे है प्रश्न संख्या 10, बाल श्रम किस प्रकार की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है? स्पष्ट कीजिए। 2016 में, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर है दोस्तों, उत्तर क्या है? यहाँ पर देखेंगे, भारत में बाल श्रम कानून जब लागू हुआ उससे पहले भी दोस्तों और अब भी चलता है, लेकिन कम चलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो छोटा बच्चा है उसके भी सर पर यह काम कर रहा है। ठीक है, सर पर ईंटें रखा हुआ है, पत्थर। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। बाल श्रम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है क्योंकि इसमें बच्चों का बचपन छिन जाता है। निर्धन परिवारों के माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मजदूरी पर लगा देते हैं, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास बाधित होता है। जबकि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और वे निःशुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन के हकदार हैं। प्रश्न संख्या 11 है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो प्रमुख भूमिका बताइए। 2023 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए। 2023 में पूछा गया है। ठीक है, इन्हीं को घुमा करके पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण। और इसमें दोस्तों पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका, विद्यालय छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक बनाता है। शिक्षक जल, वायु, भूमि प्रदूषण के दुष्प्रभावों का ज्ञान कराते हैं। वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक मुक्त परिसर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे छात्र पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकें। आगे है पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। पर्यावरण रोकने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना चाहिए। उद्योगों में ऊंची चिमनियां लगाई जानी चाहिए, जिससे प्रदूषक तत्व ऊंचाई पर फैले। जल को स्वच्छ रखने के लिए अस्पष्ट जल का उचित निपटान किया जाना चाहिए। कीटनाशकों और रसायनों का कम प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि जल जो है प्रदूषित कम हो। आगे है प्रश्न संख्या 12, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? 2023 और 22 में लगातार आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर है दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों को एक बार और घुमाया गया। ठीक है, और पूछ लिए गए 2019 में जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो दोस्तों जल को क्या करना है, बचाना है। तो उत्तर है जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्षा का कुछ भाग वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है, कुछ भाग भूमि सोख लेती है, जिससे भूमिगत जल
कहते हैं। बाकी जल ढालू सतह पर बहकर नदी या सरिता बनाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा हिम के रूप में होती है, जिसे हिमानी कहते हैं। भारत में जल का मुख्य उपयोग सिंचाई के लिए होता है, जिससे कृषि और भूमि की उत्पादकता बढ़ती है। जल घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए भी आवश्यक है। प्रश्न संख्या 13 है, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? 2022 और 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इससे समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ हरियाली है तो यहाँ जो है सूखा पड़ा हुआ है, कुछ तो परिवर्तन आया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का अर्थ मौसम में लंबे समय तक बदलाव होना है। यह प्राकृतिक कारणों या मानव गतिविधियों जैसे उद्योगों से निकलने वाली गैसों के कारण होता है। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापमान बढ़ता है, जिससे पर्यावरण को खतरा होता है। आगे है प्रश्न संख्या 14, बाल श्रम के प्रमुख कारण एवं उनके निवारण के उपायों का उल्लेख कीजिए। 2016 का सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर है दोस्तों बाल श्रम के कारण। ठीक है, तो कौन से कारण हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, इनको पढ़ने की उम्र में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ फरसा लेकर के जो है क्या कर रहे हैं, मिट्टी को भर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है। निर्धन परिवारों के बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम करने को मजबूर होते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति उनके पढ़ाई से दूर कर देती है। निवारण के उपाय, जो निवारण है दोस्तों क्या है? तो पहला है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे जो है वह मजदूरी करते हैं, तो उनको जो है मजदूरी से हटाया जाए और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। यह जो है निवारण का उपाय है। दूसरा है सरकार बाल श्रम विरोधी सख्त कानून बनाए और उनका पालन करें। तीसरा है माता पिता को जागरूक किया जाए कि वे बच्चों को स्कूल भेजें, न कि मजदूरी करने। और आगे है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं उत्तर क्या है। शिक्षक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छात्रों को पर्यावरण की महत्ता समझाते हैं और उन्हें जागरूक बनाते हैं। शिक्षक स्कूल में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त परिसर जैसे कार्यक्रम कराकर छात्रों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करते हैं। वे छात्रों को जल, वायु और भूमि प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में भी बताते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 16, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक तत्व है। इस कथन का विवेचना कीजिए। 2023 और 21 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है मानवीय मूल्यों की आवश्यकता क्या है? संक्षेप में अपने विचार लिखिए। तो लिखिएगा दोस्तों, इसमें बताइए। 2019 में आया हुआ प्रश्न है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर है दोस्तों मानवीय मूल्य समाज में नैतिक सहिष्णुता और समरसता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाते हैं। आज के समय में भ्रष्टाचार, हिंसा और असमानता बढ़ रही है, जिससे समाज में अशांति फैल रही है। यदि हमें एक सुखद और समृद्ध समाज का निर्माण करना है तो हमें शिक्षा के माध्यम से बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास करना होगा। आगे है प्रश्न संख्या 17, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं
ये जो है पेड़ों के नीचे जो है शिक्षक जो है कुछ न कुछ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आइए अब आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है। शिक्षक सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छात्रों को नए विचारों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। शिक्षक शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। वे छात्रों में सामाजिक बदलाव को स्वीकारने और उनमें सक्रिय भागीदारी की भावना विकसित करते हैं। शिक्षक समाज को प्रगतिशील और नवाचारों के प्रति संवेदनशील बनते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? संवेदनशील बनाते हैं। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 18। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। 2019 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है? सामाजिक परिवर्तन शिक्षा पर, शिक्षा का समाज पर प्रभाव व स्थान। आइए देखते हैं उत्तर क्या होगा। शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा अच्छे गुणों को बचाए रखने, नए विचारों को अपनाने और संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद करती है। शिक्षक लोगों को जागरूक करके समाज में सुधार लाते हैं। विद्यालय छात्रों को सीखने, नए विचारों को समझने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सभी विद्यालय समाज को बेहतर और विकसित बनाने में योगदान देते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, मूल्य का अर्थ लिखिए। 2022 और 17 में आया हुआ प्रश्न है। तो मूल्य का अर्थ लिखना है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? मूल्य का वह अंग्रेजी शब्द वैल्यू है जो लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से बना है। वैलियर का अर्थ होता है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता की कीमत और महत्व। इसका मतलब है कि वह चीज़ जो लाभदायक हो या सम्मान योग्य हो उसे मूल्य कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में देखेंगे दोस्तों, जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो लेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या पहला, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 2019 में आया हुआ प्रश्न है। फिर आया दोस्तों 2017 में पूछा गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देना है। इसके प्रमुख बिंदु हैं। तो इसमें पहला है दोस्तों मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21 का ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। दूसरा है विद्यालय की परिभाषा। अधिनियम में 4 प्रकार के विद्यालय बताए गए हैं, सरकारी, अनुदान प्राप्त, विशेष श्रेणी जैसे नवोदय और निजी विद्यालय। तीसरा है निःशुल्क शिक्षा। किसी भी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। चौथा है विद्यालय का दायित्व। केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। ठीक है, आगे है RTE 2009, RTE अधिनियम 2009। ठीक है, यह इमेज था दोस्तों। आगे है प्रश्न संख्या 2, बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया? 2022 में पूछा गया था। आगे है प्रश्न, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2020 में पूछा गया है। और पूछा गया है दोस्तों, बच्चों के अधिकार बाल अधिकार के संबंध में प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 2016-2019 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने 20 नवंबर 1989 को बच्चों के अधिकार तय किए गए। भारत ने इन्हें 11 दिसंबर 1972 को स्वीकार किया। इससे बच्चे को नाम, राष्ट्रीयता,
शिक्षा, सुरक्षा और शोषण से बचाव का अधिकार दिया गया, जिससे उनका समग्र विकास हो सके। पहला है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा है प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। तीसरा है बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। आगे है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दोस्तों क्या है, मिशनरी स्कूलों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2022 और 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, मिशनरी स्कूलों में पाई जाने वाली विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या है इसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो इमेज एक बार देखिए, आगे आगे चलते हैं दोस्तों। पहला है कक्षा शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। चौथा है इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। पांचवा है इन स्कूलों में पाठ्यक्रम व्यापक था, उसमें भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। आगे है प्रश्न संख्या 4। सन 1813 एवं 1833 के आज्ञा पत्र क्या हैं? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? 2019 में आया। फिर आगे है प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? 2023, 21, 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, हेडिंग है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। इसमें है सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया था और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। परंतु दोस्तों आज्ञा पत्र में ही यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार खर्च करना है। ठीक है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गया, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। यह विवाद 20 वर्ष मतलब 1813 से स्टार्ट हुआ और 1833 तक यह चलता रहा। यह विवाद अग्रलिखित विषयों पर था। विवाद का विषय क्या था तो इसको एक बार जान लेंगे। तो जो विवाद था दोस्तों वह था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम तथा साधन क्या होना चाहिए। इन विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बन गए। पहला है प्राच्य पाश्चात्यवादी, दूसरा है पाश्चात्य शिक्षावादी, तीसरा है लोक भाषावादी। प्रश्न संख्या 5 है वुड के घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। 2020 में आया। और फिर पूछा गया वुड के घोषणा पत्र की मुख्य विशेषता लिखिए। 2019 में वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है, इसकी विवेचना कीजिए। 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा घोषणा पत्र का मूल्यांकन, और उसमें पहला है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया गया है। आगे है दूसरा, इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। और आगे है तीसरा पॉइंट, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा प्रसार पर बल दिया गया। चौथा है शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की गई। पांचवा है भारतीय शिक्षाओं या भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई। छठवां है भारतीय शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान की ओर ध्यान दिया गया।
ठीक है। और सातवां है श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मानवाधिकार पत्र कहा है। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 6, भारतीय शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 2023 और 20 और 15 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन के भारतीय शिक्षा में प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं। पहला है विश्वविद्यालयों का पुनर्संगठन। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कर शिक्षक स्तर में सुधार किया गया। और दूसरा पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा का विकास। सरकारी नियंत्रण लागू कर विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाई गई और निरीक्षण व्यवस्था लागू की गई। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा में सुधार। पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा जोड़ी गई और शिक्षकों को कृषि का प्रशिक्षण दिया गया। आगे है प्रश्न संख्या 7, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। 2019 और 15 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत पंचमुखी कार्यक्रम। पहला है उत्पादक शिक्षा। शिक्षा को रोजगार और उत्पादक से जोड़ा जाए। और दूसरा है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र की भावना को मजबूत किया जाए। और आगे है तीसरा सामाजिक एकता। सामाजिक एकता में क्या है दोस्तों, तो उत्तर है इसमें सामाजिक एकता में शैक्षिक गतिविधियों से समाज में एकता और सहयोग बढ़ाया जाए। और चौथा है नैतिक और आध्यात्मिक विकास। शिक्षा के जरिए नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। पांचवा है कौशल और आधुनिक सोच। जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ाकर लोगों को आधुनिक समाज के लिए तैयार किया जाए। आगे है प्रश्न संख्या 8, नई शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2023 और 19 में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर है दोस्तों, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नवीन शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं। और इसमें पहला है शिक्षा को प्राथमिकता। ठीक है, आज़ादी के बाद पहली बार शिक्षा को इतना महत्व दिया गया और इसे बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। दूसरा है एक समान शिक्षा संरचना। पूरे देश में 10+2+3 की एक समान शिक्षा प्रणाली लागू की गई। और तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। पहली बार एक निश्चित स्तर तक पूरे देश में समान पाठ्यक्रम रखा गया, जिससे एकता और शांति की भावना बढ़े। ठीक है, और आगे है चौथा पॉइंट, समान शैक्षिक अवसर। शिक्षा में सभी को बराबर अवसर देने पर जोर दिया गया ताकि भेदभाव खत्म हो सके। और आगे है प्रश्न संख्या 9, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य लिखिए। 2019 में, 2019 सेकंड, 2016 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा पहला पॉइंट, विद्यालय सुलभ कराना। 300 की आबादी और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय या शिक्षा केंद्र खोलना। और दूसरा है नामांकन। ठीक है, और नामांकन में दोस्तों क्या है, वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना। तीसरा है सीखने का स्तर। वर्ष 2002 तक नामांकित बच्चों में न्यूनतम सीखने की क्षमता विकसित करना। और है आगे प्रमुख व्यवस्थाएं। इनमें पहला है प्रबंधकीय व्यवस्था। इसमें राज्य की परियोजना परिषद, जिला शिक्षा समिति, ब्लॉक शिक्षा समिति और ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। प्रश्न संख्या 10 है कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। 2022-2021 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है
कोठारी आयोग की नियुक्ति के दो प्रमुख उद्देश्य। पहला है समूची शिक्षा प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया जाए और सुधार के सुझाव दे। दूसरा है शिक्षा प्रणाली को देश के सर्वतोमुखी विकास के योग्य बनाना, जिससे वह उत्पादन, वितरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सही भूमिका निभा सकें। और आगे है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा गया है? यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट पर सारांश लिखिए 2023, 22, 21। 3 बार लगातार आया हुआ है, ठीक है। और उत्तर है दोस्तों बच्चों की शिक्षा में समस्याएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बच्चे को, ठीक है। और इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या है, कॉपी किताब लेकर के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खड़े हैं, ठीक है। और आगे है दोस्तों, आप देखेंगे इसमें क्या है, अधिक पढ़ाई कम सिखाना, ठीक है, कम सीखना। स्कूलों में बच्चों को अधिक पढ़ाया जाता है लेकिन वे कम सीखते हैं या समझते हैं। दूसरा है बस्ते का बोझ। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बैग का वजन औसतन 4 किलोग्राम होता है, जो उनके लिए जो है भारी होता है। तीसरा है अवकाश की कमी। बच्चे गृह कार्य, ट्यूशन और कोचिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनके पास खेलने या सोचने समझने का समय नहीं बचता। चौथा है सीखने का बोझ। शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, पाठ्यक्रम पूरा करना बन गया है, जिसका बच्चों के समग्र विकास से कोई संबंध नहीं रह गया है, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 12। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आपका क्या अभिप्राय है? और फिर पूछा गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है, ठीक है। तो यह जो है 2021 और 2020 में पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में आया था। तो क्या है यह? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालयों में बच्चों के ह्रास एवं अवरोधन की समस्या को कम करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य विद्यालयों के वातावरण को बेहतर बनाना, पाठ्यक्रम को जागरूक बनाना और शिक्षण सामग्री एवं भवन सुविधाओं में सुधार करना था। राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इसे लागू किया गया। आगे है प्रश्न संख्या 14। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं लिखिए। 2022 और 15 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और इसमें दोस्तों पहला पॉइंट है विद्यालय एवं कक्षा कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। दूसरा है छात्र केंद्रित एवं क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। तीसरा है विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया। आगे है प्रश्न संख्या 15। बीईपी क्या है? एक बार यह पूछा गया बीईपी क्या है, फिर पूछा गया बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 2022 और 16 में पूछा गया। फिर आया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य तथा इनके प्रमुख कार्य लिखिए। 2019 और 16 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आगे है दोस्तों उत्तर में क्या होगा? बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य और कार्य शामिल है। पहला है विद्यालय सुलभ कराना। 300 किलोमीटर की आबादी या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोलना। दूसरा है नामांकन बढ़ाना। 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराना। आगे है तीसरा पॉइंट शिक्षण गुणवत्ता सुधार। न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं
विकसित करना और सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। आगे है दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रमुख कार्य में पहला है प्रबंध की व्यवस्था, राज्य परियोजना परिषद, जिला शिक्षा परियोजना समिति और ग्राम शिक्षा समिति का गठन। दूसरा पॉइंट है शैक्षिक गुणवत्ता सुधार, पाठ्यक्रम संशोधन, शिक्षकों का प्रशिक्षण और शैक्षिक स्तर में सुधार। तीसरा पॉइंट है बेसिक शिक्षा की उपलब्धता, जिसमें है नए विद्यालयों की स्थापना और अनौपचारिक शिक्षा के केंद्रों का संचालन। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम से क्या लाभ है। 2016 और 2016 के सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम स्कूल रेडनेस प्रोग्राम उन बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने और प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने का एक प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या है कि पहला पॉइंट है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना जो बिना किसी पूर्व तैयारी के कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं। और दूसरा है समायोजन में सहायता, बच्चों को मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विद्यालयी वातावरण के अनुकूल बनाना। और आगे है तीसरा पॉइंट शिक्षा में रुचि उत्पन्न करना और इसमें खेल गतिविधियों और सहज शिक्षण के माध्यम से बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ाना। प्रश्न संख्या 17 है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए। 2023, 21, 20, 19 4 बार पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, भट्ठों पर जो है काम कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP का उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास और बाल श्रम का उन्मूलन है। इसे नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में शुरुआत किया गया था। इसके अंतर्गत पहला है बाल श्रमिकों का पुनर्वास, सर्वेक्षण द्वारा बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें विशेष विद्यालयों में पढ़ाकर प्रमुख शिक्षा प्रणाली में जोड़ा जाता है। दूसरा है शिक्षा का प्रावधान, 5 से 9 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में और 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विशेष विद्यालय में पढ़ाकर उच्च प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाता है। तीसरा है कानूनी क्रियान्वयन, बाल अधिनियम 1986 को सख्ती से क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। और आगे है चौथा पॉइंट गरीब परिवारों का सहयोग, गरीब माता पिता और श्रमिक बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकारी योजना और विभागों का समन्वय किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 18 शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति के प्रमुख सुझाव क्या थे। 2023, 20, 19, 16 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा यशपाल समिति के बिना बोझ के शिक्षा हेतु सुझाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह दोस्तों बालक क्या है कि इतना ज़्यादा बोझ है इसके ऊपर, ठीक है, बैग लाद लिए है और इतना ज़्यादा किताब रख लिया है दोस्तों कि यह जो है क्या है, देख रहे हैं टेढ़ा हो जा रहा है। तो यही जो है यशपाल समिति ने बताया है कि बैग के बोझ को कम करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एक बार क्या लिखा गया है। तो यह है दोस्तों अधिक पढ़ाई कम सीखने की समस्या, बच्चों पर पढ़ाई का अधिक बोझ होता है लेकिन वे कम सीख पाते हैं। दूसरा है बच्चे का भारी बोझ, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के बारे में, ठीक है, बच्चों के बस्ते का भार लगभग 4 किलोग्राम होता है जो उनके लिए जो है कष्टदायक है, ठीक है। 4 किलोग्राम दोस्तों छोटे बच्चे लेकर के जाना जो है समस्या पैदा करती है, ठीक है। और आगे है प्रश्न तीसरा पॉइंट खेल और आनंद का अभाव, बच्चे को खेलने, आनंद लेने और नई चीज़ें समझने का अवसर नहीं मिलता।
जिससे उनकी रचनात्मक प्रभावित होती है। चौथा है अवकाश की कमी। ट्यूशन और कोचिंग कक्षाओं के कारण बच्चों को अवकाश का समय नहीं मिल पाता, जिससे उनका बचपन प्रभावित होता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 19। निस्यंदन सिद्धांत क्या है? 2023, 21, 16 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो उत्तर है निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दी जानी चाहिए, जिससे वह धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच सके। लॉर्ड मैकाले का मानना था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर उनके माध्यम से जनसाधारण को प्रभावित किया जाए। इसे अधोगामी निस्यंदन या छन्नीकरण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये जो लॉर्ड मैकाले था दोस्तों, यह उच्च वर्गों को शिक्षा देने की बात कहा था। उच्च वर्ग अगर शिक्षित हो जाएंगे तो जो है निम्न वर्गों को शिक्षा छन छन करके पहुंच जाएगी। आगे है प्रश्न संख्या 20। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिए। 2021, 2019, 2016, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 21। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए? 2021-2017 में आया हुआ प्रश्न है और उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए। दूसरा है अध्यापकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए। आगे है प्रश्न संख्या 22। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 2023 और 21 में आया है। उत्तर है प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या हैं तो देख लेते हैं। जो प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, बच्चे जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, समस्या उत्पन्न हुई है और आगे देखते हैं। महंगी शिक्षा। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा महंगी होने के कारण सभी बच्चे को उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरा है स्कूलों की कमी। दूर दराज के क्षेत्रों में विद्यालयों की अनुपलब्धता के कारण बच्चे को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। तीसरा है अप्रशिक्षित शिक्षक। प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। चौथा है अनुसंधान की कमी। शिक्षा में नए प्रयोग और नवाचारों का अभाव रहता है, जिससे शिक्षा प्रणाली प्रभावी नहीं हो पाती। आगे है प्रश्न संख्या 23। ECCE के क्या उद्देश्य 2023 और 21 में आया है? फिर आया है दोस्तों, इसका उत्तर देखेंगे कि आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा ECCE के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो क्या हैं यहाँ पर देख सकते हैं पहले। अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों शैक्षिक एवं मनोरंजक सामग्री का विकास, बच्चों के लिए सस्ती और मनोरंजन करने वाली शैक्षिक सामग्री का विकास करना। दूसरा है विशेषज्ञ सेवाओं का विकास, राज्य स्तर पर ECCE के लिए विशेषज्ञ सेवाएं विकसित करना। तीसरा है सूचना का प्रसार, ECCE की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रगति से संबंधित संस्थानों को जानकारी प्रदान करना। चौथा है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास, बाल्यकाल की शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित पाठ्यक्रम तैयार करना। आगे है प्रश्न संख्या 24। SOPT का पूरा नाम लिखिए, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और आगे यह 2016 में पूछा गया है इसी को।
SOPT कार्यक्रम संचालित करने के कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा SOPT का फुल फॉर्म है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी टीचर्स, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। SOPT के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है न्यूनतम अधिगम स्तर पर बल। NCERT 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं को बढ़ावा देना। आगे है दूसरा पॉइंट, सामग्री का समुचित उपयोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का उचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम। अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 25 है PMOST की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। 2022 में आया, इसी को फिर पूछा गया। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। PMOST की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। 2022, 21, 17 में आया हुआ प्रश्न है। और उत्तर देखेंगे दोस्तों, उत्तर क्या होगा इसका? तो उत्तर है PMOST प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स कार्यक्रम को NCERT द्वारा 1986 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों से शिक्षकों को अवगत कराना था। 1990 में इसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB में परिवर्तन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को आकर्षक बनाना, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना, न्यूनतम आवश्यक शिक्षण सामग्री प्रदान करना तथा उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। और आगे है प्रश्न संख्या 26, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। 2023 और 21 में पूछा गया। और इसको पूछा गया दोस्तों, शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डायट की क्या भूमिका है। 2020 में आया। और इसी को घुमा करके पूछा गया, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। 2020 और 17 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा डायट के कार्य प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, डायट के कार्य प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो पहला हो जाएगा शिक्षकों का प्रशिक्षण। ठीक है, हेडिंग में शिक्षकों का प्रशिक्षण, सेवापूर्ण एवं सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा है शैक्षिक सहयोग, ब्लॉक संसाधन केंद्रों BRC को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। तीसरा है पाठ्यक्रम निर्धारण। ठीक है, तीसरा है दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना। आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे है विज्ञान विषय लेते हैं। अब विज्ञान विषय में बार बार पूछे गए लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्य को संक्षेप में समझाइए। 2023, 2021 और 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए उत्तर को देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर है दांतों के प्रकार। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक बार चित्र देख लीजिए। ठीक है, चित्र देख करके अब आइए हम व्याख्या करते हैं। तो इसमें दोस्तों है मनुष्य के जो मुख हैं उनमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कुंतक या छेदक दंत, जिसे हम इंसीजर कहते हैं। ये दांत धारदार होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। और दूसरा है रत्नक या भेदक दंत, जिसे कैनिन कहते हैं। इन दांतों की संख्या 2 होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे एवं नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक दंत, जिसे प्रीमोलर कहते हैं। इन दांत के सिरे नुकीले होते हैं, परंतु कैनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनका कार्य भोजन को कुचलने का होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे, इसमें चौथा पॉइंट है दाढ़ या चवर्णक, जिसे मोलर और ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। ये दांत मुख्य रूप से पीछे की ओर होते हैं तथा आकार में चौकोर होते हैं। इनके सिरे में तेज धारदार सिरे जो है क्या होते हैं, तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है,
ये दांत अत्यंत मजबूत होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है। और आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 2। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है शेयर कर दीजिए। आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। 2021, 2020, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यह क्वेश्चन अभी जो है रिपीट होंगे, ठीक है। कोई न कोई क्वेश्चन आपको लगभग क्वेश्चन मिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। बने रहिए लास्ट तक। उत्तर को जानते हैं दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर हेडिंग डाल करके लिखिएगा, ठीक है। और इसमें पहला हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे, तो इनमें पहला पॉइंट है, इनमें पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, अवस्था और आकार बदलते हैं लेकिन रचना नहीं बदलती। दूसरा है कोई नया पदार्थ नहीं बदलता। तीसरा है कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आती है, ठीक है। और आगे है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, पहला पॉइंट, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण और रचना दोनों बदल जाते हैं। दूसरा है नया पदार्थ बनता है। तीसरा है कारण हटाने पर पदार्थ की अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटता। और आगे है प्रश्न संख्या 3, ध्वनि प्रदूषण से हानिकारक प्रभाव बताइए। 2023 और 21 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव, ठीक है। और क्या होते हैं ध्वनि प्रदूषण, तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला हो जाएगा स्वास्थ्य पर प्रभाव, तीव्र ध्वनि से बहरापन, हृदय रोग, रक्तचाप और मानसिक तनाव हो सकता है। दूसरा है स्नायु तंत्र पर प्रभाव, शोर से स्नायु तंत्र पर प्रभावित होती है, ठीक है। और आगे है जिससे बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तीसरा है दृष्टि क्षमता पर प्रभाव, अत्यधिक शोर से रात्रि में देखने की क्षमता और रंग की पहचान में कमी आ जाती है। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 4, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। 2021, 20, 19, 2019 का सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा एवं उनके उपयोग। परिभाषा है नाभिकीय ऊर्जा रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकीय विखंडन या संलयन से उत्पन्न ऊर्जा है। यूरेनियम नाभिक के विखंडन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है उपयोग, नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भारत में तारापुर, राष्ट्रीय कोटा राजस्थान और नरौरा उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों पर नाभिकीय रिएक्टर हैं। आगे है प्रश्न संख्या 5, धातुओं की 4 विशेषता बताइए। 2023 और 21 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है धातुओं के कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है चमक, धातुओं की सतह चमकदार होती हैं, इसे धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा है कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं लेकिन उनकी कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा है आघातवर्धनीयता, वस्तुओं को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धन्य है, ठीक है। आगे है तन्यता, तन्यता क्या है कि धातुओं को पतले तार में खींचा जा सकता है और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आगे है प्रश्न संख्या 6, मनुष्य के श्वसन तंत्र की नामांकन चित्र बनाइए। 2020 और 17 में आया हुआ प्रश्न है, तो चित्र बना दीजिए दोस्तों, ठीक है। नासिका, मुख, कंठ, दाएं श्वसनी, ठीक है। और कुपिकाएं, दायां फेफड़ा, डायफ्राम, बायां फेफड़ा, बाईं श्वसनी, ठीक है। श्वास नली, मुंह गुहा, नासा गुहा, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 6, फसल चक्रण क्या होता है। 2023-2021 में आया है। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया, इसी को घुमा करके फसल चक्र किसे कहते हैं, 2019 में आया है, ठीक है। उत्तर है दोस्तों फसल चक्रण, हेडिंग डाल करके लिखिएगा। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को
जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले। इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाती है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 7। संतुलित आहार किसे कहते हैं? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? 2019 का सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है संतुलित आहार। संतुलित आहार वह होता है जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार लेने के कारण पहला है ऊर्जा के लिए, यह शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है निर्माण के लिए, यह शरीर के विकास और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं। तीसरा है सुरक्षा के लिए, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारियों से बचाता है। ठीक है, आगे है चौथा पॉइंट, शारीरिक क्रियाओं के लिए, यह शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन करता है। आगे है प्रश्न संख्या 8। सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। 2022 में आया। फिर पूछा गया सौर मंडल परिवार क्या है? 2023 और 16 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चित्र को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रह को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया सन, और यहाँ जो है यहाँ मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये सभी को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने को आएगा तो लिख दीजिएगा। हेडिंग है सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य और इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। सूर्य इनका केंद्र है जो प्रकाश और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सौरमंडल के 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, फिर दोस्तों वही आए, फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण के सिद्धांत बताइए। 2023 और 21 में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड है। इसको मैं आगे चलते हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों सिद्धांत भी पूछा गया है। ठीक है, तो आराम से आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, आगे है सामाजिक अध्ययन में बार बार पूछे गए लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप दोस्तों पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वीडियो को जो है सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप पेपर दे करके आइएगा, फिर हमसे बताइएगा कि आपने जो पढ़ाया पेपर मैच किया कि नहीं मैच किए। दोस्तों मैं जो ले करके आया हूँ, आप देखेंगे तो यह जो है जितने भी करा रहा हूँ कम से कम 50% से ऊपर सभी क्वेश्चन मैच करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है अपर्दन क्या है? अपर्दन से बनने वाली प्रमुख भूमि आकृतियों का वर्णन कीजिए। 2023 और 21 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है अपर्दन वह प्रक्रिया है जिसमें पवन, नदी, हिमानी, समुद्री लहरें और कारकों द्वारा भूमि के अपक्षयित पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अपर्दन से बनने वाली प्रमुख भू आकृति, इसमें दोस्तों पहला है प्रवाहित जल। नदियाँ ऊर्ध्वाधर अपर्दन से वी आकार की घाटी बनती है। और इसमें दूसरा है भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल में लिखिएगा चूना पत्थर के घुलने से गुफाएं और सुरंग बनती हैं। तीसरा है हिमानी, पर्वत के प्रवाह यू या वी आकार की घाटी बनाती है, जिसे बिमोड़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मृदा अपर्दन आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से मिट्टी का कटाव हुआ है। ठीक है, और आगे हो जाएगा प्रश्न संख्या 3। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी? इस योजना का परिमाण क्या हुआ था? 2019 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन में कई योजनाएं लागू की
पहला है दोआब में कर वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में भूमि कर बढ़ाया जाए जिससे किसान की संतुष्टि हो जाए। ठीक है, और आगे है तीसरा पॉइंट, दूसरा है दोस्तों, इसमें पॉइंट लेंगे तो दूसरा पॉइंट है राजधानी परिवर्तन। ठीक है, दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की जिससे जनता को कष्ट हुआ। तीसरा है तांबे की मुद्रा, चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए लेकिन जाली मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। इन योजनाओं की असफलता से आर्थिक क्षति हुई और जनता में असंतोषजनक बढ़ गई। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 4, राजपूतों ने कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया, उल्लेख कीजिए। 2016 में पूछा गया और 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा राजपूतों में कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। पहला है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण। दूसरा है खजुराहो मंदिर, राम मूर्ति के लिए प्रसिद्ध। तीसरा है जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, धार्मिक महत्व का मंदिर। चौथा है एलोरा का कैलाश मंदिर, शिल्प कला का अद्भुत नमूना। और पांचवा है होयसल वंश का बेलूर मंदिर, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर। पांचवा है सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या क्या सुधार किए, 2016 और 15 में आया हुआ प्रश्न है। और इसमें उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कई सुधार किए। पहला है अस्थाई सेना का गठन, उसने एक विशाल अस्थाई सेना बनाई। और दूसरा है सैनिकों की पहचान, सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता है। तीसरा है नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता है। और चौथा है घोड़ों की दाग प्रणाली, घोड़ों की पहचान के लिए दाग लगवाया जाता था। और आगे है इन सुधारों से सेना अधिक संगठित और सक्षम हुई। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 6, सिकंदर के आक्रमण पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, 2016 और 17 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2016 का सेकंड है। ठीक है, सेकंड पेपर में पूछा गया है। तो पहला है दोस्तों, पहला है तिथि निर्धारण, इस कार्यक्रम से तिथिवार इतिहास लेखन को दिशा मिली। और दूसरा है राजनीतिक एकता, छोटे छोटे राज्यों का विलय हुआ जिससे राजनीतिक एकता बढ़ी। तीसरा है यूनानी राज्यों की स्थापना, पश्चिमी पंजाब और सिंध में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। और आगे है चौथा पॉइंट युद्ध विधि का ज्ञान, भारतीयों को अपनी युद्ध विधि की कमजोरियों का ज्ञान हुआ। आगे है प्रश्न संख्या 7, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2020 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। इसी प्रश्न को फिर घुमाया गया, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण होता है, 2016 में पूछा गया है। तो उत्तर है पहला है चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देती, यह पूर्णिमा होता है। ठीक है, इसको हम पूर्णिमा कहेंगे। ठीक है, और आगे है दोस्तों, आगे लेते हैं, जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जिससे क्या होगा, सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है, यह अमावस्या को होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से समझेंगे, यह सूर्य है दोस्तों, अगर पृथ्वी आ जा रही है, ठीक है, पृथ्वी आ गए तो यह जो है चंद्रमा पर नहीं पहुँचेगा। और यहाँ पर अगर क्या होगा, अगर चंद्रमा आ गया तो पृथ्वी पर नहीं पहुँचेगा। तो इन्हीं को जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है, इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सूर्य ताप किसे कहते हैं। ठीक है, 2022 और
2020 में आया हुआ प्रश्न है। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सूर्यताप की मात्रा सूर्य से विकिरित ताप की तुलना में बहुत कम होती है, क्योंकि पृथ्वी से बहुत दूर है। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 9। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 क्या है? शैल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2020 और 16 में आया हुआ यह दोस्तों प्रश्न है। ठीक है, तो इसको सही करते हैं एक बार। तो आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या है? तो यहाँ पर चट्टाने हैं, चट्टाने देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? पहला है अग्नेय चट्टान, मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं जैसे ग्रेनाइट। और दूसरा है अवसादी चट्टान, जल, वायु या बर्फ के निक्षेपण से बनते हैं जैसे बलुआ पत्थर। तीसरा है रूपांतरित चट्टान, ताप और दबाव के रूपांतरित होती है जैसे संगमरमर। ठीक है, आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 10। आग्नेय शैल किसे कहते हैं, विशेषता बताइए। 2022 और 20 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है जो शैल पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित गर्म, ठीक है, पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने पर बनती है, उन्हें ही आग्नेय शैल कहते हैं। और विशेषता क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर विशेषता हो जाएगा, ये कठोर और ठोस होती हैं। दूसरा है ये क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती हैं इनमें, और इनमें जो है जीवाश्म नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं। और आगे है इसमें अन्य शैल का निर्माण होता है। आगे है ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है ज्वार भाटा किसे कहते हैं? 2022 में पूछा गया प्रश्न है, फिर इसी को पूछा गया ज्वार भाटा कब आता है? 2020 में पूछा गया है। तो उत्तर है ज्वार भाटा समुद्र का नियमित उत्थान और पतन है, जिसमें समुद्र का जल दिन में 2 बार ऊपर उठता है, ज्वार उसे कहते हैं, और 2 बार जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। यह सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण होता है। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब सबसे ऊंचा ज्वार आते हैं। इन्हें जो है दीर्घ ज्वार कहते हैं। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 13। सौर मंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। 2021 में आया हुआ है, और इसी प्रश्नों को पूछा गया दिन रात होने के कारण पर प्रकाश डालिए। 2020 और 16 में आया हुआ है। उत्तर है दोस्तों पृथ्वी के पास अपनी प्रकाश नहीं है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से जो है पृथ्वी प्रकाशित होती है, लेकिन पृथ्वी के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। ठीक है, पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन रात का क्रम निम्न प्रकार चलता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता है वहाँ रात होती है। इस प्रकार जो है पूरी पृथ्वी 24 घंटे में दिन रात का पूरा चक्कर हो जाता है। यही जो है हमारे मानव पर, जीवन पर प्रभाव डालता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी क्या है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, सूर्य जो है एक ही स्थान पर टिका है, और पृथ्वी अपने स्थान पर भी घूम रही है, और वैसे भी सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 14। वनों में होने वाले लाभ बताइए। 2023 और 16 में पूछा गया है। तो वनों से क्या क्या लाभ होंगे? तो उत्तर हो जाएगा वनों से अनेक लाभ होंगे। पहला है कच्चा माल। वन कागज, दिया सलाई, साबुन, बूट, पॉलिश आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। और दूसरा है वायु और मिट्टी संरक्षण। वायु को शीतल रखने और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ठीक है, और आगे है तीसरा पॉइंट, वर्षा में सहायता। वनों में जल वाष्प अधिक निकलती है, जिससे वर्षा होने में सहायता मिलती है। ठीक है, और आगे है बाढ़ रोकना। वन जलधारा क्षमता बढ़ाकर बाढ़ को रोकते हैं। और पांचवा है
समुद्र तट की रक्षा। मैंग्रोव वन समुद्र के तटों को स्थिर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। आगे है आपदा से बचाव। मैंग्रोव वन सुनामी जैसी आपदाओं को प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 15, संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2023, 22 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है भारतीय संविधान में अनेक उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है विस्तृत और व्यापक। संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और यह जो है पहले दोस्तों 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, और यह बढ़ गया है दोस्तों। तो दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। तीसरा है समाजवादी, सभी नागरिकों के समान अवसर प्रदान करना। और आगे है चौथा संघानात्मक शासन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। पांचवा है संसदीय प्रणाली, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। छठवां है धर्मनिरपेक्षता, राज्य का कोई धर्म नहीं है। सातवां है मूल अधिकार, नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और पहले 7 था, कौन था, संपत्ति रखने का अधिकार, हटा दिए गए हैं। और आठवां है नीति निर्देशक तत्व, नागरिकों की सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु निर्देश। प्रश्न संख्या 16 है अच्छे नागरिकों के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। 2023-16 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा पहला पॉइंट पर्यावरण संरक्षण। इसमें है नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में निजी स्तर पर योगदान देना चाहिए, जैसे पेड़ लगाना, बिजली का बचत, शोर शराबा कम करना, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना। दूसरा है जिम्मेदारी का उदाहरण, सार्वजनिक स्थलों पर जिम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है स्वच्छता बनाए रखना, नागरिकों को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। चौथा है बच्चों को शिक्षित करना, नागरिकों को अपने बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 17, हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। 2020 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है हमारे मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला है भारतीय संविधान का पालन करना तथा उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर व सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के उच्च आदर्शों को हृदयंगमय करना व उनका अनुसरण करना। तीसरा है भारतीय की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना। और आगे है पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट है दोस्तों देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है भारत के सभी नागरिकों को समरसता और समानता की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा के क्षेत्र या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हों। और छठवां है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। प्रश्न संख्या 18 है मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। 2023-21 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है अर्थ और परिभाषा, और इसमें है दोस्तों मुद्रास्फीति वह आर्थिक स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होती है, जबकि मुद्रा का मूल्य घट जाता है। और पहला पॉइंट है इसमें, इसका अर्थ फैलाव या प्रसार है, जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। और अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति में वस्तुओं के मूल्य और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। और अगला पॉइंट है यदि वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। हम यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई मुद्रास्फीति की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों क्राउथ के अनुसार। ठीक है, क्राउथ के अनुसार मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 19 है भारत में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव दीजिए। 2019 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है।
उत्तर है औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्रों में सुदृढ़ बनाना। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु नीतियां लागू करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है निजी क्षेत्र का प्रबंधन। निजी क्षेत्रों के उद्यमों का उचित प्रबंधन और उन पर नियंत्रण करना चाहिए। आगे है तीसरा पॉइंट, उत्पादन में वृद्धि। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करके औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और आगे है दोस्तों औद्योगिक प्रदूषण में कमी। औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण और नियंत्रण के लिए सख्त नियम कानून लागू करने चाहिए। और आगे है प्रश्न संख्या 20, उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं? 2021 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या इसी को घुमाया गया है, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य बताइए। 2019 का सेकंड पेपर में आया है। उत्तर है उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित है। और पहला पॉइंट है सुरक्षित सामग्री का अधिकार। उपभोक्ता को सुरक्षित और दोष रहित सामग्री रखने का अधिकार है। दूसरा है गुणवत्ता का अधिकार, उसे उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं प्राप्त करने का अधिकार है। और तीसरा है शिकायत की सुनवाई का अधिकार। इसमें हो जाएगा उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज कराने और उचित समाधान पाने का अधिकार है। और अगला है दोस्तों चौथा पॉइंट जानकारी का अधिकार। उत्पादन की गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण तिथि आदि की पूरी जानकारी पाने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार किसका होता है? उपभोक्ता का होता है ये सभी अधिकार। ठीक है, तो आइए दोस्तों हिंदी को लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। 2021, 19, 17 और 15 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा कहानी शिक्षण की उपयोगिता। कहानी शिक्षण के महत्व को इस शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र को एक बार आगे। तो किन किन माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है? पहला है कहानी शिक्षण से ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरा है कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। तीसरा है कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है। इन हेडिंगों को डाल करके आप जितना बड़ा चाहे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है। 50 शब्द लिख देंगे उतना बहुत है, लेकिन उससे भी कम 2 लाइन 3 लाइन में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। और पांचवा है कहानियाँ विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। प्रश्न संख्या 2 है पाठ्य वस्तु की समझ विकसित करने में मौन वाचन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। 2021 में पूछा गया। इन्हीं को ऐसे भी पूछा गया कि हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 2019 में इन्हीं को पूछ लिया गया है। और आगे पूछा गया है हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए दोस्तों। और आगे है मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? मौन वाचन का महत्व भी लिखिए। 2016 और 19 में आया है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या उत्तर होगा? उत्तर ये हो जाएगा कि मौन वाचन का अर्थ है बिना ध्वनि किए पढ़ना है। मन ही मन क्या करना है? आपको पढ़ना है, जिससे किसी को न तो जिससे दोस्तों किसी को पता न चले। ठीक है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। यह मुख्यतः वैयक्तिक प्रक्रिया है, लेकिन कक्षा में सामूहिक रूप से भी कराया जाता है, जहां छात्र अपनी गति से पाठ पढ़ते हैं। मौन वाचन का महत्व क्या क्या है इसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो मौन वाचन का महत्व में पहला है सभी व्यक्ति बिना बाधा के इसका अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरा है यह शिक्षा और स्वगति से वचन का अवसर देता है। तीसरा है एकाग्रता और पाठ्यक्रम की समझ विकसित करती है। अवकाश के क्षणों का उपयोग करने में सहायक होता है। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान दीजिएगा आराम से, जरूरी नहीं है यही जो है डिक्टो लाइन लिखनी है। ठीक है, तो आप इधर उधर करके दोस्तों, ठीक है, विचार को यही रखिएगा, बाकी आप कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 3।
गद्य एवं पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2021, 20, 17 और 15 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है मौन वाचन का अर्थ बिना ध्वनि किए पढ़ना, जिससे किसी को ज्ञात न हो कि क्या पढ़ा जा रहा है। यह मुख्यतः वैयक्तिक प्रक्रिया है, लेकिन कक्षा में सामूहिक रूप से भी कराया जाता है, जहां छात्र अपनी गति के साथ पढ़ते हैं। इसको हमने अभी कर लिए शायद दोस्तों, ठीक है, तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। मौन वाचन के महत्व क्या क्या है, तो मौन वाचन के यही महत्व है दोस्तों। सभी व्यक्ति बिना बाधा के इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह स्वेच्छा और गति से स्वगति से वाचन का अवसर देता है। और तीसरा है एकाग्रता और पाठ्यवस्तु की समझ विकसित करता है। चौथा है अवकाश के क्षणों का उपयोग करने में सहायक होता है। और प्रश्न संख्या 4 है उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2023, 21, 19 का सेकंड पेपर और 17 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। ठीक है, तो उपसर्ग में अंतर क्या क्या है। उपसर्ग परिभाषा जो अविकारी शब्द किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ परिवर्तन कर दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कोई शब्द लिखा है उसके आगे कोई प्रत्यय लग जाए, उपसर्ग लग जाए दोस्तों, तो उन्हें जो है क्या होगा, अर्थ बदल जाएगा, उन्हें उपसर्ग कहेंगे। अगर शब्द के बाद कोई प्रत्यय जुड़ रहा है तो उसे प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, कोई शब्द जुड़ करके अर्थ परिवर्तन करेंगे तो। प्रश्न संख्या 5 है औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किन्हीं दो औपचारिक पत्रों के नाम लिखिए। तो जो औपचारिक पत्र है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे जो है लिखने वाले का कोई व्यक्तित्व या परिवार संबंध नहीं होता है। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा पत्र, अधिकारियों को लिखा गया पत्र, विक्रेता या किसी व्यापारी को लिखा गया पत्र। ठीक है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र। आगे है प्रश्न संख्या 6 उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं। तो 2023 में आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है वचन के दोष को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। 2020 में आया हुआ है। उत्तर है उच्चारण दोष के सामान्य कारण। पहला है ध्वनियों का अपूर्ण ज्ञान, विद्यार्थियों को ध्वनियाँ और उच्चारण स्थानों का उचित ज्ञान न होने से वे अशुद्ध उच्चारण होते हैं। ठीक है, दूसरा है उच्चारण तत्वों का अभाव, ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात आदि का ज्ञान न होने से वचन दोष उत्पन्न होते हैं। तीसरा है शारीरिक विकार। ठीक है, कंठ या तालु में विकार होने से विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। और आगे है चौथा पॉइंट परिवार में अशुद्ध उच्चारण, परिवार में गलत उच्चारण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और आगे है पांचवा पॉइंट बलाघात का अभाव, बलाघात के ज्ञान की कमी से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, और वचन दोष के दूर करने के उपाय, जो वचन के दोष हैं उन्हें दूर कैसे करेंगे, तो उन्हीं को कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला है शुद्ध ध्वनियों का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा है उच्चारण तत्वों का व्यावहारिक ज्ञान कराना चाहिए। तीसरा पॉइंट है शारीरिक विकार वाले बच्चों को चिकित्सीय सहायता देनी चाहिए। चौथा है परिवार और शिक्षक को बच्चों के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 2021 और 20 में आया गया प्रश्न है। ठीक है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित प्रदर्शित करना है। 23, 22 और 15 में पूछा गया प्रश्न है। और आगे है इन्हीं को फिर पूछा गया पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित दीजिए। 2019 में आया है। ठीक है, यह जो चिन्ह है दोस्तों इनको जरूर ध्यान देना है। उत्तर है विराम चिन्ह का अर्थ वाक्य बोलते या लिखते समय रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ये वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और प्रमुख जो विराम चिन्ह है दोस्तों, पहला हो जाएगा पूर्ण विराम, वाक्य समाप्त होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ पर वाक्य समाप्त होता है, यहाँ पर आप पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। अल्प विराम चिन्ह वाक्य में थोड़ा रुकने या समान पदों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है सब्जी वाला आलू टमाटर बैगन बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हल्का सा रोकने का जो है संकेत लगाया गया है। तो यहाँ पर जो है क्या है अल्प विराम के चिन्ह
लगाया गया है। और आगे है तीसरा पॉइंट अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम का चिन्ह जान लीजिए, बीच में लिखा गया है। ठीक है, दो उपवाक्यों को जोड़ने या एक उपवाक्य समाप्त होने पर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ आई, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। और चौथा पॉइंट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, रेलगाड़ी कब छूटेगी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 8। लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। 2023 में पूछा गया है। फिर इसी को पूछा गया है, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन है। 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन सार: लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। प्रश्न संख्या 9 है, समास किसे कहते हैं। 2020 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, इसी को फिर पूछा गया है, समास विग्रह किसे कहते हैं। किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके एक एक उदाहरण लिखिए। 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा समास का अर्थ दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाना समास कहलाता है। जैसे रोग से पीड़ित का शाब्दिक रूप है रोग पीड़ित। समास विग्रह सामासिक शब्द को अलग अलग करके उनके मूल रूप व्यक्त करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे नीलकंठ हो गया, नीलकंठ का विग्रह क्या होगा कि नीला है कंठ जिसका, ठीक है, यह होता है। और 3 प्रमुख समास एवं उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तीनों का अलग अलग। तो पहला हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिनमें जो है शब्द क्या हो, संख्यावाची हो। जैसे उदाहरण चौराहा, चौराहा में देखिए 4 आ रहा है तो 4 राहों का समूह हो जाएगा। द्वंद्व समास में देखेंगे दोस्तों, तो जिसमें दोनों पद समान रूप से महत्व रखते हैं। जैसे माता पिता, जितना माता का महत्व है उतना ही पिता, तो यहाँ पर माता और पिता हो जाएगा। और आगे है बहुब्रीही समास। ठीक है दोस्तों, बहुब्रीही समास में क्या होगा, जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो, पूरा समास किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। उदाहरण नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। प्रश्न संख्या 10 है, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार भी लिखिए। 2023 और 21 में आया हुआ प्रश्न है सर्वनाम। सर्वनाम 2 शब्दों सर्व और नाम के योग से बना है, जिसका अर्थ है सभी का नाम। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, वे, आप, मैं, हम, तुम, ये सभी। ठीक है, ये सभी उदाहरण हैं। और जो सर्वनाम है दोस्तों वो 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, और अगला है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। फिर दोस्तों क्या है कि आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, कहीं कहीं 5 ही होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है प्रश्न संख्या 11। छात्रों के उच्चारण संबंधित सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। 2022 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। छात्रों में उच्चारण संबंधित सुधार हेतु उपाय: स्वर उच्चारण का अभ्यास। ठीक है, जो स्वर है उनको अभ्यास उच्चारण कैसे करेंगे, तो छात्रों में ई जो है को दीर्घ ई के रूप में बोलने की त्रुटि होती है। जैसे इमली को इमली कहना, इसका सुधार बार बार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराकर किया जा सकता है। व्यंजन उच्चारण का अभ्यास: ऊ को दीर्घ ऊ बोलने का दोष मिलता है। जैसे उमंग को उमंग कहना। ठीक है, इसका सुधार भी नियमित अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गणतंत्र दिवस लेखन एवं पठन क्षमता का विकास, पुस्तकालय, खेलकूद की उपयोगिता। मतलब इसमें से कोई भी एक आपको चूज करना है। और इसी को फिर पूछा गया था कि किन्हीं एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, 2019 में आया था।
तो इसमें देखेंगे दोस्तों कोई भी लिख देना है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिख देंगे दोस्तों गणतंत्र दिवस पर, कोई भी टॉपिक चुन लीजिएगा। तो गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में इस दिन भारतीय संविधान लागू किया गया। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और भव्य परेड होती है। देश में यह पर्व उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। और दूसरा पॉइंट है पुस्तकालय। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है जहाँ विभिन्न विषयों की पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र उपलब्ध रहते हैं। यह अध्ययन और शोध के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकालय में अध्ययन से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। और आगे हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 13। 13 में क्या पूछा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता लिखिए। 2020 में आया है। फिर पूछा गया मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति के को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। 2022 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और उत्तर है दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता। और मौखिक अभिव्यक्ति विचारों और भावनाओं को बोलकर व्यक्त करने की प्रक्रिया है जिसकी उपयोगिता इस प्रकार है। तो इनमें पहला हो जाएगा दोस्तों, यह भाषा सीखने का प्रथम चरण है जिससे व्यक्ति बोलना और समझना सीखता है। और दूसरा है इसके माध्यम से विचारों का त्वरित आदान प्रदान होता है। तीसरा है यह वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा और भाषण में सहायक होती है। चौथा है दैनिक जीवन में संवाद स्थापित करने का प्रमुख साधन। पांचवा है शिक्षण में यह छात्रों के आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाती है। प्रश्न संख्या 14 है मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। और आगे है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। 2020, 17, 15 में पूछा गया प्रश्न है। और उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान व साधन। पहला है लेमार्क के अनुसार पाठशाला जीवन के अंतिम वर्ष तक लिखित की मौखिक अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी होती है। दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, परिचर्चा, भाषण और व्याख्यान है। तीसरा है चित्र पठन और कहानी पाठ इसके साधन है। तो चौथा पॉइंट है इसमें चित्रों से जुड़ी कहानियां बच्चों के भाषा, कल्पना, रुचि और कथन शैली का विकास करती है। पांचवा है इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होती हैं। और आगे हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 15। देख रहे हैं दोस्तों कितना क्वेश्चन है जो रिपीटेड हो रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है सामासिक पद किसे कहते हैं। इनको फिर पूछा गया समास किसे कहते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या उत्तर होगा कि उत्तर हो जाएगा समास का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना, जैसे विद्यालय, माता पिता, रोग पीड़ित आदि। ठीक है, समास होने पर शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा है समास विग्रह के द्वारा सामासिक पद को अलग अलग किया जाता है, जैसे मेघनाद, मेघनाद। ठीक है, तो इनका जो विग्रह होगा मेघ के समान नाद होता है। तीसरा है समास रचना का एक महत्वपूर्ण साधन है। चौथा है समास से भाषा में संक्षिप्तता और अर्थ अस्पष्टता आती है। और पांचवा है सामासिक पद भाषा को प्रभावी और आकर्षक बनाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 16। काल किसे कहते हैं, काल के भेद लिखिए। 2021-22 में पूछा गया प्रश्न है। और इसी को फिर पूछा गया था वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद हैं। तो 6 लगभग होते हैं। ठीक है, तो पहला है दोस्तों सामान्य वर्तमान। ठीक है, जो भेद हैं वो 6 प्रकार के होंगे। तो इसमें सामान्य वर्तमान है 6 या शायद 5 ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने हैं। सामान्य वर्तमान जब कार्य सामान्य होता है, जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की बाजार जाती है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, कार्य वर्तमान समय में चल रहा होता है, जैसे लड़कियां स्कूल से आ रही हैं, विक्की खाना खा रहा है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, जब वर्तमान के
वर्तमान का काल में होने का संदेह हो, जैसे शायद वह जा रहा होगा, बीना कक्षा में पढ़ती होगी। और आगे है चौथा है दोस्तों पूर्ण वर्तमान। ठीक है, कार्य का पूर्ण होना व्यक्त करता है, जैसे उसने पढ़ा है और महेश विद्यालय जा चुका है। पांचवा है पूर्ण सातत्य वर्तमान, जब कार्य पहले से शुरू होकर अब तक चलता आ रहा हो, जैसे मैं यह काम करता हूँ, तुम सोते रहे हो। और प्रश्न संख्या 17 है उपसर्ग किसे कहते हैं। 2023, 16 और 21 में पूछा गया प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे अथवा अर्थ में विशेष उत्पन्न कर दे, उसे जो है उपसर्ग कहेंगे। जैसे दोस्तों क्या है कि कोई शब्द है, ठीक है, कोई शब्द लिखा गया है, उन शब्दों को यहाँ आगे ही जो है कोई शब्द और जोड़ दिए जाए और उनके शब्द को क्या है परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो ही जो है क्या हो जाएगा, जो आप पहले लगाए हैं उपसर्ग लगाए हैं। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 18, पत्र लेखन की विशेषता बताइए। 2020 में आया गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला है यद्यपि आज का युग तकनीकी दूरसंचार का युग है, तथापि पत्रों का आदान प्रदान भी आवश्यक है। पहला है पत्र लेखन एक कला है जिससे व्यक्ति अपनी भावनाएं प्रभावी रूप से व्यक्त कर सकता है। दूसरा है पत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात विस्तार से और स्पष्टता से कर सकता है। और तीसरा है पत्र में भाषा सरल, स्पष्ट और शिष्टता होनी चाहिए। चौथा है पत्र में अभिव्यक्ति में विनम्रता, आदर का अभाव होना आवश्यक है। पांचवा है पत्र द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संचार किए जा सकते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 19, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 इसी को पूछा गया, पत्र के प्रकार लिखिए 2022 में। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र शामिल हैं। ठीक है, ये औपचारिक जो है भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक देख लेते हैं। तो अनौपचारिक जो है दोस्तों, ये मित्र संबंधियों का आदि व्यक्तिगत हालचाल जानने हेतु लिखते हैं। इसकी भाषा सहज और भावपूर्ण होती है। तीसरा है औपचारिक पत्र में उद्देश्य स्पष्ट होता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में आत्मीयता झलकती है। चौथा है औपचारिक पत्र में भाषा गंभीर होती है, जबकि अनौपचारिक पत्र में भाषा सरल और आत्मीयता होती है। प्रश्न संख्या 20 है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2022 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इनमें क्या आएंगे, जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, पिताजी बाहर घूमने जा रहे हैं। और प्रश्न संख्या 21 है गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 2022-16 में आया गया प्रश्न है। ठीक है, उत्तर है गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य गद्य के सभी पाठों के लिए निम्न प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला है छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करना। दूसरा है छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियों, सामासिक पदों आदि की जानकारी देना। तीसरा है छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी कराना। और चौथा है छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास कराना। और आगे है दोस्तों पांचवा पॉइंट, छात्रों की कल्पना शक्ति का जो है विकास करना। और आगे प्रश्न संख्या 22 लेते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमको बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर चाहता तो एक एक वीडियो अलग अलग बनाता, आपको ढूंढने में भी समस्या होती। ठीक है, तो मैं जो है एक ही वीडियो में आपको सभी विषय दे रहा हूँ। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो पूरे जो है विषय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास के दो उदाहरण लिखिए।
2020 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे चाय, नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई आदि। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामासिक शब्द और इस मेल की क्रिया को समास कहते हैं। और आगे है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास जो है दोस्तों, जब दोनों पदों में कोई भी प्रधान न हो और अर्थ की दृष्टि से अन्य पद प्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण, गजानन जिसका अर्थ गणेश है और दूसरा है चतुरानन जिसका अर्थ ब्रह्मा है। प्रश्न संख्या 23 है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2017 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और आगे है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चलता है? धीरे धीरे। धीरे धीरे दोस्तों विशेषता हो गई, ठीक है, विशेषण हो गया। इस वाक्य में चलना क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है। अब दोस्तों हम इंग्लिश को देख लेते हैं, इंग्लिश में जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में दोस्तों डिफाइन एन एडजेक्टिव विद डिफरेंट एग्जाम्पल 2019, 21 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप इसे लिख सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जैसे बिग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, तो इनको आप लिख सकते हैं। और आगे है दोस्तों दूसरा पॉइंट है, प्रश्न में क्वेश्चन है, राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। 2022 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप दोस्तों अगर कोई याद कर रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का, तो आप प्लीज़ वही याद कीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। अगर इसको दोनों देखेंगे तो जो है कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। फिर भी दोस्तों हम बता देते हैं एक बार, टू डेवलप स्टूडेंट इंटरेस्ट इन पोएट्री, विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि विकसित करना। टू एनहेंस स्टूडेंट इमेजिनेटिव पावर, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है, टू इनेबल स्टूडेंट टू एंजॉय एस्थेटिक प्लेजर। ठीक है, विद्यार्थियों को सौंदर्यात्मक आनंद प्राप्त करने में सक्षम बनाना। और चौथा पॉइंट है, टू इम्प्रूव स्टूडेंट लॉन्ग लास्टिंग स्किल्स। ठीक है, विद्यार्थियों की भाषाई क्षमता में सुधार करना। तो उन्हीं को याद करेंगे जो आप पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और आगे है दोस्तों, पूछा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। 2023 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको जो है प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है जो फीस के छूट पर होनी चाहिए। ठीक है, एकदम क्या है, फीस पर पूरी छूट मिल जानी चाहिए। तो आपको इस प्रकार से पत्र लिखना है। तो आप जो है इस फॉर्मेट को देख लीजिएगा कैसे लिखना है, बाकी आप अपने मन से लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले से ही लेटर, तो उसको जो है ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा क्या लिखना है, तो उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और आगे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, 2023 और 16 में आया हुआ प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा शिक्षण में भाषा खेल का महत्व क्या है? तो एक बार देख लेते हैं। टू मेक लर्निंग इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, सीखने को आनंदमय और रोचक बनाना। टू इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड ग्रामर स्किल्स, शब्दावली और व्याकरण कौशल में सुधार करना। तीसरा है, टू डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल का विकास करना। और आगे है चौथा पॉइंट, टू एनहेंस स्टूडेंट क्रिएटिविटी, विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ाना। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है, टू बूस्ट स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना। और गणित में दोस्तों बार बार पूछे गए लघुत्तरीय प्रश्न है,
इसमें पूछा गया है दोस्तों प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 में दोस्तों 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम में लगा करके, ठीक है, आरोही क्रम में लगा करके क्या करेंगे, तो उसको जो है दोनों साइड से गिन लेना है, या तो भाग देना है या तो गिन लेना है, और देखेंगे जो बीच में आ रहा है वही संख्या आपका हो जाएगा। यहाँ पर 10 संख्या जो है बीच में आ रहा है, जब आरोही क्रम में लगाएंगे तो गिनेंगे इस तरफ से कितने अंक है और इस तरफ से कितने अंक है, बीच में कौन सा अंक आ रहा है वही आंसर होगा। और आगे है प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2020 और 15 में आया हुआ प्रश्न है, सेम टू सेम मैच करता है। ठीक है दोस्तों, तो सेम टू सेम यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लगा देना है। इसके बाद पदों की संख्या बराबर n है, क्योंकि दोस्तों टोटल संख्या n दिए गए है, तो माध्यिका बराबर होती है दोस्तों कुल संख्या प्लस 1/2। ठीक है, वहाँ पद, और यहाँ पर क्या होगी, तो जो 9 संख्या है वहाँ पर क्या करेंगे, 9 + 1/2 करेंगे, तो यहाँ पर 5वां पद आ रहा है, तो जो आरोही क्रम लगाए हैं वहाँ से गिन लीजिएगा 5वां पद क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, चाहे इस तरफ से दाएं से गिनिए चाहे बाएं से गिनिए, तो दोनों तरफ से सेम उत्तर आएगा, वही आएगा। ठीक है, और आगे है दोस्तों अगला प्रश्न रिपीट हुआ है 112 - 121 भागे कोष्टक में 111 गुणे 11 माइनस कोष्टक में -4 कोष्टक बंद माइनस ब्रैकेट 3 - 8 - 1, इस पे बार लगाया गया है। तो बार लगाने का मतलब है यहीं से आपको जो है सोल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इनको क्या करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं सॉल्यूशन की तरफ जब चलूँगा तो यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व कर दिया हूँ। ठीक है, कैसे है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इधर से ही सोल्व करना है, क्योंकि बार लगाया गया है तो यहीं से होगा। तो यहाँ पर 8 दिए गए हैं, 1 दिए गए हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 है -7 है, इसको जब घटाएंगे 4 आएगा। बाकी सेम टू सेम पद वही है। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस पद हो रहे हैं, तो यहाँ पर जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बाहर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो गए। बाकी दोस्तों क्या करना है, अब इसको जोड़ लीजिए अंदर वाले ब्रैकेट को। ठीक है, तो यहाँ 4 4 4 4 8 है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -9 हो गया। बाकी 112 यहाँ से चला आ रहा था। ठीक है, यहाँ 121 भागे 121 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। बाकी 112 - 9 जब घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो 112 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 103 आएगा। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछा गया है इसमें, पार्श्विक चित्र त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2023 में और 16 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार चित्र को देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन किए गए हैं। ठीक है, उसको आप जब लिख लेंगे दोस्तों तो बराबर करके, ठीक है, दोनों को जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा बराबर करने के बाद, तो आपको सीधे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक को जो है यहाँ पर PQ का मान रख दीजिएगा। ठीक है, PQ कहाँ गए, यहाँ पर दोस्तों है। ठीक है, तो PQ यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर मान रख दीजिए। बाकी जो नहीं दिया है उसको एक समान करके आप निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है 1.4 आ जाएगा। ठीक है, और आगे है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों वीडियो जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये था दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लघुत्तरीय प्रश्नों का मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है। वीडियो पसंद आए दोस्तों शेयर कर दीजिएगा सभी के पास, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में।